गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं हाई स्कूल भौतिकी भाग 1 वर्ग 9th सेकेंड नंबर चैप्टर आपका है मोशन यानी गति के अति लघुतरीय प्रश्न के बारे में। दोस्तों, आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन दबा देंगे ताकि मैं जो भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए मैं आपके क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। जो आपको सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आवर्त गति किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आवर्त गति किसे कहते हैं। तो सबसे पहला कि जब कोई वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों के बाद क्या करती है, दोहराती है, तो ऐसे ही गति को आवर्त गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आंसर है इस तरीके से क्या करना है, पहला का लिखना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि जब एक उपग्रह जो है सैटेलाइट जो है वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तब उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको समझना है कि जब एक उपग्रह जो होता है सैटेलाइट वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, जैसे एक वृत्त है और इस पर क्या किया, पूरा उन्होंने चक्कर पूरा किया, तब विस्थापन क्या होगा। तो दोस्तों, जहाँ से आया वहीं पर ही पहुँच गया, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि जब एक उपग्रह जो है वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तो उसका विस्थापन शून्य होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह एच ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाता है। पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन किया। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कोई वस्तु को ऊपर फेंका गया तो वह एच ऊंचाई तक गया। ठीक है, और वहां से पुनः वापस आ गया धरती पर जहां से उन्होंने फेंका था। तो एच ऊंचाई तक गया और एच ऊंचाई तक के बाद नीचे भी आया, तो उसका क्या हो जाएगा जी, दूरी की बात करें तो जितना गया उतना ही ना आया, तो इसलिए एच गया और एच नीचे भी आया, तो एच प्लस एच जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2h। यानी कि दूरी की बात करेंगे तो 2h हो जाएगा। और विस्थापन की बात करें तो विस्थापन दोस्तों शून्य होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, नीचे से किसी वस्तु को फेंका और फिर वह पुनः वापस आ गया वही जगह पर। तो जब किसी वस्तु को मान लेते हैं कि कोई, अभी जैसे हम आपको बताएं कि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर अगर चक्कर पूरा करता है तो उसका विस्थापन शून्य होगा, तो उसी तरीका से किसी वस्तु को ऊपर फेंका गया और वह उसी स्थान पर आ गया तो इसका विस्थापन क्या होगा, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीका से हम समझेंगे और इसका आंसर को लिखेंगे। अब दोस्तों, इसी के साथ है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सीधी सड़क पर गतिमान एक बस जो है 7 बजे प्रातः मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी और 7:15 बजे यानी 7:15 में -5 किलोमीटर दूरी पर थी, तो उसका विस्थापन जो है दोस्तों क्या होगा। ठीक है, तो हमने विस्थापन इसमें कैसे निकाले हैं, सबसे पहले दोस्तों जो 3 किलोमीटर है उसको x1 मान लिए हैं और x2 मान लिए हैं जो -5 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, इस तरीक़ा से मान के दोस्तों विस्थापन का एक फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2, इसी पे बैठा करके हमने विस्थापन निकाला है। तो देखिए x1 का मान यहाँ 3 है और x2 का मान जो है -5 है। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, कोस्ट हटेगा तो आपका हो जाएगा 3 + 5 8, यानी कि 8 किलोमीटर के दूरी पर, यानी विस्थापन इसका कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। ठीक है, तो आप इस तरीक़ा से चौथा नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे। और पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि कोई वस्तु त्रिज्या r के एक वृत्त पर चलती है। ठीक है, कोई वस्तु जो है r के एक वृत्त पर चलती है और अपने प्रस्थान बिंदु के व्यस्तः सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है, तो इसका विस्थापन और तय की गई दूरी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका दूरी की बात करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक वृत्त है, क्या है जी, एक वृत्त है और इन्होंने यहाँ से चलना प्रारंभ किया है ना, r त्रिज्या के एक वृत्त है, यहाँ से यहाँ इसका एक त्रिज्या है r, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और सम्मुख बिंदु के सामने पहुँचा। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ इसका दूरी r है त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ इसका भी त्रिज्या तो r हो जाएगा। तो इसका विस्थापन की बात करें तो दोस्तों जुट जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूरा चक्कर नहीं लगाया, आधे दूरी पर क्या किया इन्होंने, यहाँ आकर के सामने रुक गया। ठीक है, तो इसका विस्थापन जुट जाएगा। अगर इन्होंने यहाँ आकर के एंड करता, खत्म करता, तब इसका विस्थापन क्या हो जाता, शून्य हो जाता। ठीक है,
इसलिए यहाँ पर r प्लस r विस्थापन हो जाएगा, त्रिज्या 2r हो जाएगा। और यहीं पर अर्धवृत्त घुमा, पूरा नहीं घुमा, इसलिए अर्धवृत्त का परिधि निकाल देंगे, है ना, दूरी निकाल देंगे इसका, तो होता है 2πr बटा हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, तब बचेगा क्या चीज, πr, यानी कि तय की गई जो दूरी होगा वो क्या होगा, πr होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। अब हमारा दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन है कि क्या ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग शून्य हो। तो हाँ दोस्तों, ऐसा गति हो सकता है जिसमें औसत वेग शून्य होगा। लिखिए कि वृत्तीय गति में औसत वेग शून्य हो सकता है क्योंकि वेग क्या है, वेक्टर मात्रा है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, औसत वेग शून्य होगा। तो आप इसका आंसर जो है इस तरीके से नोट करेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है कि एक पिंड जो है एक समान वेग से गतिशील है तो इसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, एक पिंड जो है, कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो इसका त्वरण भी शून्य होगा, है ना। तो इसका आंसर लिखेंगे कि एक पिंड जो है एक समान वेग से गतिशील है तो इसका त्वरण जो होगा दोस्तों क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर इस तरीके से नोट करके आप चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक साइकिल सवार का वेग समय ग्राफ जो है समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा द्वारा निरूपित हुआ तो इस गति में सवार का जो है त्वरण क्या होगा। ठीक है, एक साइकिल सवार का जो वेग समय ग्राफ है दोस्तों, समय अक्ष के क्या है, समांतर एक सरल रेखा है। ठीक है, तो सरल रेखा को निरूपित कर रहा है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि सवार का जो त्वरण है एक समान है ना। तो आप इसका आंसर लिख देंगे एक समान होगा। उसके बाद दोस्तों आपका 9th नंबर क्वेश्चन है कि एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला लगाना है। तो लिखेंगे कि एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को एस बराबर, है ना, v इंटू T2 माइनस T1, यानी यहाँ पर मान लिए हमने T2 और एक को मान लेंगे T1 द्वारा क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको आप यूज करके क्या करेंगे जी, औसत यानी कि कुल दूरी, सॉरी क्या निकालेंगे, कुल दूरी को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। ठीक है, तो ओडोमीटर दोस्तों आप जानते होंगे कि हर गाड़ी में लगा हुआ होता है और वो आपको दूरी को मापता है कि कितना किलोमीटर गाड़ी चला, है ना, तो वही होता है। इसका आंसर लिखेंगे कि एक गाड़ी का ओडोमीटर जो होता है यानी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। क्या करता है जी, जो भी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है उसको क्या करता है, मापता है ओडोमीटर। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ए वाला, लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर है कि एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी जो है तय की गई तो क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। तो हाँ दोस्तों हो सकता है। तो चलिए हम बताते हैं कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ इसका दूरी जो है 5 मीटर है, हमने मीटर में लिखा है। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं यहाँ से यहाँ जो दूरी है इसका 5 मीटर है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ से यहाँ चला 5 मीटर, फिर यहाँ से पुनः वापस चला गया, है ना, तो प्लस में 5 और माइनस में 5, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कट के हो जाएगा शून्य। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। उसके बाद अब चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में कि किस अवस्था में, है ना, किसी वस्तु के औसत वेग का जो परिमाण है उसकी औसत चाल के बराबर होता है। ठीक है जी, यानी बराबर होगा। तो चलिए हम इसके लिए बताते हैं कि जब वस्तु का विस्थापन और उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी समान होंगे, है ना, बराबर होंगे, तब औसत चाल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है जी, तो आप इसका आंसर इस तरीक़ा से नोट करेंगे। उसके बाद है दोस्तों आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है ना, समय अक्ष के समांतर क्या है जी, सरल रेखा है। तो लिखेंगे कि ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु जो है एक समान चाल से क्या है, गतिमान है। ठीक है जी, तो अब हम इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आपका 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन में है, हाँ तो दोस्तों अब आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ जो है समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। ठीक है, तो आप ऐसे स्थिति में कह सकते हैं कि हम कहेंगे कि वस्तु जो है स्थिर है और वह गतिमान क्या है,
नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस तरीका से लिख लेंगे। अब हम चलेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के एक समान एवं असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका प्रकृति क्या होगा। तो एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ जो है एक सरल रेखा होती है, जबकि असमान गति के लिए ऐसा ग्राफ जो है समय के साथ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीक़ा से नोट करेंगे। अब उसके बाद है दोस्तों आपका 16 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप इस यहाँ पर बहुत ही गौर से हमारी बातों को सुनेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए चित्र 2.33 में चाल समय ग्राफ की 4 स्थितियाँ दिखाई गई। ठीक है जी, जिसमें बोल रहा है कि पहला जो है चाल नियत है ना, यानी खोजना है कि किस में जो है चाल हमारा नियत है। दूसरा किस में चाल घट रही है ना, और किस में चाल बढ़ रही है। और चौथी स्थिति में क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं चित्र को आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चाल दिया है, वे समय दिया। ठीक है, तो यहाँ से बताइए कि इसका चाल क्या हो रहा है, नीचे की ओर घट रहा है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, चाल घट रही है, यानी दूसरा का हो जाएगा पहला वाला चित्र, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चाल, यहाँ पर समय है, तो यहाँ से जो चाल है ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा जी कि चाल बढ़ रही है, यानी कि तीसरा का हो जाएगा ये वाला दूसरा फिगर, है ना। और उसके बाद दोस्तों तीसरा में है यहाँ पर चाल और समय, है ना। देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है कि नहीं। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका कि चाल नियत है, पहिलका का हो जाएगा चाल नियत है। और चौथे स्थिति में आप क्या कहेंगे कि देखिए यहाँ से जो चाल है बढ़ रहा है, फिर क्या है समान है, यानी कि समांतर एक समान है। और उसके बाद फिर यहाँ से क्या हो रहा है जी, दूरी चाल क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो आप दोस्तों इसको इस तरीक़ा से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों अब दोस्तों आपका 17 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर कोई वस्तु जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से क्या होता है, चलती है। तो एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा। तो दोस्तों आप इसको इस तरीक़ा से बनाएंगे कि आपका जो त्रिज्या पहले दिया हुआ है r, है ना, कितना दिया है 7 मीटर, तो आप 7 मीटर लिख लेंगे। उसके बाद आपको जो वस्तु का दूरी दिया है कितना दिया है, यानी चाल जो दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड दिया है ना। वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की समान चाल से क्या होता है, चलता है। तो आपका चाल हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों आपको से समय पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको बोल रहा है ना कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, तो पहले हम वृत्त के क्या निकालेंगे, परिधि, है ना, यानी वृत्त के परिधि पर दूरी उसका निकालेंगे। अतः लिखे हैं हम यहाँ पर कि अतः दूरी बराबर 2πr। तो 2πr, है ना, तो 2 इंटू पाई का मान जो होता है दोस्तों आपका कितना होता है, 22/7 होता है ना। तो आप 7 से 7 काट देंगे, हमारा r का मान दिया हुआ है देखिए 7 मीटर, तो वही हमने r का मान लिखा है 7, 7 से 7 काट दिए तो हो गया 22 44 मीटर की दूरी क्या किया उन्होंने, तय किया। अब हमको से समय पूछ रहा है, तो अब हम समय को निकाल देंगे। समय बराबर फॉर्मूला होता है ना दूरी बटा चाल, तो दूरी हमारा कितना निकला 44 मीटर, है ना। और हमारा समय जो चाल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से 4 से 44 काटेंगे, 11 मतलब कट जाएगा, मीटर से मीटर खत्म, बच गया सेकेंड, यानी 11 सेकेंड जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप 17 को इस तरीक़े से नोट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 18 नंबर क्वेश्चन में है, 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है इस तरीक़ा से देंगे कि वेग समय ग्राफ के नीचे लिखा गया है ना, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र या क्षेत्रफल से मापी गई राशि जो है वस्तु के विस्थापन के परिमाण के क्या होता है, बराबर होती है। ठीक है, तो आप इसका आंसर इस तरीक़ा से लिखेंगे, यहाँ पर नीचे कर देंगे। ठीक है, नीचे लिखा गया है, छूट गया है। उसके बाद दोस्तों आपका 19 नंबर है कि अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से कौन सी राशि ज्ञात होती है और वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी या वस्तु का वेग, है ना, इसमें क्वेश्चन कह रहा है। तो आप इसमें क्या बताएंगे
कि वस्तु का वेग, है ना। अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से कौन सी राशि ज्ञात होती है, तो वस्तु का वेग होता है। ठीक है, इसका आंसर लिख लेंगे वस्तु का वेग। उसके बाद दोस्तों आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इसमें वस्तु जो है वृत्त पर चलती है। ठीक है, इसलिए एक समान वृत्तीय गति होगा। जैसे में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और नाभिकों के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, ये आपका क्या हो गया, उदाहरण में हो गया। ठीक है जी। उसके बाद है दोस्तों आपका 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तित होता रहता है, तो आप लिखेंगे कि हाँ होता रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु मान लेते हैं यहाँ से चला, ए से चला, यहाँ से चलते चलते यहाँ, इसका तो इधर जाने का रास्ता परिवर्तित हुआ, फिर यहाँ से ये परिवर्तित हुआ, है ना, फिर यहाँ से ये परिवर्तित हुआ, ये परिवर्तित हुआ। यानी कि वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग जो है हमेशा क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है। ठीक है जी, तो आप इसका आंसर इस तरीक़ा से हाँ लिख के ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका 22 नंबर क्वेश्चन, जो आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है शायद, है ना, लास्ट नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक डोरी के छोर पर बंधे किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घुमाने पर वस्तु की गति की दिशा क्या होती है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि वस्तु, है ना, वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और मैं जो भी वीडियो बनाऊं इस तरीके से आपको पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, बाकी के लिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।